तो एनालॉग सर्किट्स के एमसीक्यू कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। तो फीडबैक एम्पलीफायर हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। द नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नेगेटिव फीडबैक का वोल्टेज गेन या फिर गेन के संग क्या रिलेशन है वो हमको बताना है। तो नेगेटिव फीडबैक करने से वोल्टेज गेन हमारा घट जाता है, डिक्रीज इन द वोल्टेज गेन, और स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती है। ठीक है, स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती है नेगेटिव फीडबैक से, बट वोल्टेज गेन हमारा घट जाता है। पॉजिटिव फीडबैक से वोल्टेज बढ़ता है बट स्टेबिलिटी घट जाती है। उसके बाद 40 पे आते हैं कि फीडबैक सीरीज रेगुलेटर सर्किट। एक सर्किट है, कैसा फीडबैक है, सीरीज रेगुलेटर सर्किट है। तो आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द। आउटपुट वोल्टेज को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, तो रेफरेंस वोल्टेज को कंट्रोल करके, मतलब जितना रेफरेंस वोल्टेज होगा उसी के रेस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज हमारा चेंज होगा। तो सीरीज एलिमेंट है ये, क्योंकि सीरीज वाला है, तो ये हमारे इसके अराउंड जो ये रेफरेंस वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज भी जो लोड के अराउंड होगा इसी से हम कंट्रोल, मतलब रेफरेंस वोल्टेज को कंट्रोल करके उसको रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिड्यूसेस बोथ डिस्टॉर्शन एज वेल एज गेन। तो क्या चीज़ दोनों डिस्टॉर्शन और गेन को कम करता है। डिस्टॉर्शन को कम करना मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाना, और गेन को कम करना है मतलब नेगेटिव फीडबैक। हमने देखा कि नेगेटिव फीडबैक ऐसा करता है। उसके बाद विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस एंड डिक्रीज द आउटपुट रेजिस्टेंस इन नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, पर हमारा इनपुट रेजिस्टेंस जो उसको बढ़ाते हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस को हम घटा दें। ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो वोल्टेज सीरीज सर्किट को यूज़ करके ऐसा होता है। इनपुट को घटाएंगे और इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, आउटपुट को घटाएंगे। Zin हमारा बढ़ेगा और ZO हमारा कम होगा। ठीक है, वोल्टेज सीरीज के संग, ये याद रखेंगे, वोल्टेज सीरीज सर्किट के संग, नेगेटिव फीडबैक सर्किट के संग। उसके बाद बात करते हैं 46 की। द नेगेटिव फीडबैक डैश इनपुट इम्पिडेंस। अभी देखा कि इंक्रीज करता है, तो देखो इसी पे 2 क्वेश्चन आ गए, और एक क्वेश्चन तीसरा भी अलग से आ सकता है कि नेगेटिव फीडबैक डैश आउटपुट इम्पिडेंस, तो उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, RN या ZN को ये इंक्रीज करेगा। एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक और क्या है, इनपुट इम्पिडेंस हाई है, आउटपुट इम्पिडेंस लो है, बैंडविड्थ हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, नॉइज एंड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन हमारा घट जाता है, और डिसएडवांटेज क्या है कि गेन घट जाता है। ये सब हमने देख ही लिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आई कि बैंडविड्थ हमारी बढ़ जाती है नेगेटिव फीडबैक में। उसके बाद आते हैं 43 पे कि द फीडबैक पाथ ऑफ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। एक सर्किट है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, शुड हैव डैश सर्किट। तो इसके पास क्या होना चाहिए, लिमिटिंग सर्किट होना चाहिए। अगर हम जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बना रहे हैं तो उसके फीडबैक पाथ में लिमिटिंग सर्किट हमारा होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि ये 3 स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सही है गलत है। पहला है कि द इफेक्ट ऑफ फीडबैक इज टू रिड्यूस द सिस्टम एरर। तो हाँ, हमने ऐसा देखा कि फीडबैक करके एरर को, क्योंकि वहाँ पे वो मशीन ऑटोमेटिक काम नहीं कर रही है, आपने उसमें वैल्यू दे रहे हैं, उस वैल्यू को चेक करते हुए बार बार वो कम करेगी, मतलब जो एरर है उसको कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, जब तक उसमें फीडबैक नहीं जा रहा, मतलब मैं आपको फीडबैक दूंगा ना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो आप उस पर सुधार करोगे, तो वही वाली बात है। तो ये ठीक हो गया। उसके बाद पहले सी देखते हैं कि द फीडबैक कैन कॉज अ सिस्टम डेट इज ओरिजिनली स्टेबल टू बिकम अनस्टेबल। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आपने फीडबैक दिया। अच्छा, कुल मिला के देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम का ही क्वेश्चन है ये, तो क्योंकि फीडबैक डिटेल में कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो फीडबैक देने पे कोई सिस्टम जो ओरिजिनली स्टेबल है वो अनस्टेबल बन सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, अगर आपने फीडबैक दिया, कोई सिस्टम ओरिजिनली स्टेबल था, बट आपने फीडबैक किस तरीके का दिया है, वो गलत है या सही, उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा स्टेबल सिस्टम भी अनस्टेबल बन सकता है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा अनस्टेबल। और बी क्या है कि फीडबैक इंक्रीजेज द गेन। ठीक है, ये तो ऑफ द सिस्टम इज द वन फ्रिक्वेंसी रेंज बट डिक्रीजेज इन अनदर। तो फीडबैक जो है हमारा एक फ्रिक्वेंसी रेंज में गेन को बढ़ाता है और एक फ्रिक्वेंसी रेंज में गेन को घटाता है। तो हमारा ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे नेगेटिव फीडबैक का हमने देखा तो वो गेन को घटा रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ओनली ANC हमारा सही होगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे बात हो रही है पावर एम्पलीफायर की, कि कैन सेफली डिलीवर अ लोड पावर ऑफ 10 वाट एट एन एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इफ द मैक्सिमम अलाउएबल जंक्शन टेम्परेचर इज 125 डिग्री सेल्सियस। कि मैक्सिमम अलाउएबल जंक्शन टेम्परेचर केवल 125 डिग्री तक हो सकता है। हाउ मच पावर कैन बी सेफली डिलीवर टू द लोड इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीजेज टू 75। मतलब देखो 2 चीज़ें हैं कि 25 डिग्री पहले था, उससे उसने 75 डिग्री ले गया। ये अलग वैल्यूज़ हैं जो हम दे रहे हैं इनपुट में। एक ये जो 125 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है, ये एक अलग वैल्यू है। ठीक है, और ये हम दे रहे हैं 25 डिग्री हमने दिया, तो हमें 10 वाट पावर का है, इसके अराउंड पावर हमें निकालनी है। तो ये इसमें कंडीशन क्वेश्चन में है। तो T1 25 है, T2 हमने लिया 125 डिग्री जितना मैक्सिमम हो सकता है, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो इंपॉर्टेंट है कि K = T2 - T1 अपॉन ये W मतलब पावर।
तो ये हमें लगाना है। अब T2 क्या होता है कि ये हर केस में सेम रहता है। T2 क्या है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो जब हम एक बार इसको सॉल्व करेंगे 10 वॉट को लगा के तो उसी T2 को लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसी T2 को लेंगे। तो हमने यही किया है कि पहले वाले से तो हम K निकालेंगे। ओके, तो T2 माइनस T1 मतलब 125 माइनस 25 तो 10 वॉट पावर, ये सब उन्होंने गिवन दिया है। तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस पर वॉट आ गया K की वैल्यू, कॉन्स्टेंट जो है। अब जब हम दूसरी वाली पावर निकालेंगे तो ये जो पावर है, ये पावर जो W ये ऊपर आ गई और K नीचे चला गया, तो ये जो 10 निकला है वो यहाँ चला गया। और T2 हमारा फिर से वही 125। अब हमारा T1 क्या हो गया 75, तो ये हमारा क्या आ गया 50/10 मतलब 5 वॉट आ गया। ओके, तो 5 वॉट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है K = T2 - T1/W, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 45। तो यहाँ पे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव फीडबैक द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की अगर बात आती है तो गेन और बैंडविड्थ का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, ठीक है, ये लिखा है रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसे नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, बैंडविड्थ हमारा बढ़ जाता है, हमने ऊपर देखा, और गेन हमारा घट जाता है, ये भी हमने देखा। मतलब दोनों एक ही प्रोपोर्शन में घटते बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि इनका प्रोडक्ट का जो वैल्यू है तो वो कांस्टेंट रहता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर नेगेटिव फीडबैक से गेन घट रहा है तो फिर हमारा बैंडविड्थ बढ़ रही है, ये बात हो गई। फिर आता है कि सीरीज शंट नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, इसका अगर यूज़ करते हैं सीरीज शंट नेगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर में, तो क्या होगा, ये इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ा देगा और आउटपुट इम्पीडेंस को हमारे कम कर देगा। ऊपर भी हमने यही कुछ देखा था, तो ये नेगेटिव फीडबैक वाला था कि Z इनको बढ़ा रहा है, तो ये वही वाला था नेगेटिव फीडबैक। बोलो ये जो अलग से क्वेश्चन देखा था जहाँ पे ये था कि ये हमारा कैसा था, नेगेटिव फीडबैक विद, मतलब इसमें तो अच्छा डायरेक्ट पूछा है कि नेगेटिव फीडबैक हमारा Z इनको बढ़ाएगा और Z आउट को कम कर देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि सीरीज शंट नेगेटिव फीडबैक, मतलब इन्होंने पर्टिकुलरली उसको और ज़्यादा डिफाइन कर दिया कि सीरीज शंट टाइप का आपका नेगेटिव फीडबैक है, तो वह आपका नेगेटिव फीडबैक है, तो वो हमारा इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ा रहा है और आउटपुट को कम कर रहा है। उसके बाद आते हैं अगले पे, नेगेटिव फीडबैक इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर विद द फीडबैक वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट करंट। मतलब जो फीडबैक वोल्टेज है VF बोल सकते हैं, वो प्रोपोर्शनल है आउटपुट IO के। द फीडबैक इंक्रीजेज द, तो ये फीडबैक क्या इंक्रीज करेगा, तो ये इनपुट इंपीडेंस को, नेगेटिव फीडबैक हमने पहले ही देखा है कि इनपुट इंपीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर को बढ़ाएगा। तो इसके 3-4 क्वेश्चन आ गए इसी चीज़ के ऊपर। उसके बाद आते हैं तो 52 पे, नेक्स्ट पे आते हैं। 52 क्या कह रहा है कि गेन को स्थायी बनाने के लिए, मतलब स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो में ऋणात्मक पुनर्निवेशन का उपयोग किया जाता है। मतलब एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी बढ़ाने पर डिसेंसिटिविटी हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एम्पलीफायर की गेन को स्टेबल बनाने के लिए नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि गेन को अगर स्टेबल बनाना है, गेन को स्थायी बनाने के लिए, तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा है। बस सीधे से याद रखेंगे गेन को, ये जो स्टेटमेंट है फाइनल ये वाला कि अतः एम्पलीफायर की गेन को स्टेबल बनाने के लिए नेगेटिव फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है 50, यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा 50 के ऊपर, हाँ ये हो गया कि फॉर अ प्रैक्टिकल फीडबैक सर्किट टू हैव सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ लूप गेन T इज, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू लूप गेन की क्या है हमारी 1.02। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है। ये क्या कह रहा है कि एक प्रैक्टिकल फीडबैक परिपथ के लिए सस्टेन ऑसिलेशन रखने के लिए लूप गेन T का सबसे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 1.02, इसको स्टार मार्क भी किया है इसी क्वेश्चन को, और 1.02 ये जो वैल्यू है तो ये हमें रखनी है किसके लिए, सस्टेन ऑसिलेशन बनाए रखने के लिए। उसके बाद 51 की बात करते हैं। फॉर अ क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास ए पावर एम्पलीफायर की अगर बात कर रहे हैं, सप्लाई डीसी वोल्टेज इज ±12 वोल्ट, द क्विसेंट कलेक्टर करंट इज 72 मिली एम्पियर, द लोड रेजिस्टेंस इज 100 ओम। ठीक है, अलग अलग चीज़ें दी हैं, एक तो सप्लाई डीसी वोल्टेज दिया है ±12 वोल्ट, उसके बाद क्विसेंट कलेक्टर करंट दिया 72 मिली एम्पियर, लोड रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, हमारा 100 ओम। इफ द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज 12 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज जो है लोड के अक्रॉस वो 12 वोल्ट पीक टू पीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द एम्पलीफायर इज, तो एफिशिएंसी हमको बतानी है, तो ये सारी अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये तो IC है हमारी कलेक्टर करंट, क्विसेंट करंट, ये सप्लाई वोल्टेज है, और V पीक जो आउटपुट वोल्टेज है पीक टू पीक वो भी 12 वोल्ट है। तो V मैक्स जो है वो हाफ ऑफ V पीक टू पीक है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये पीक टू पीक है, मतलब एक पीक ये है,
इसका जो हम अगर इस एक्सिस के अराउंड देखें, मतलब जो हमारी नॉर्मल एक्सिस होती है, तो जो हाई वैल्यू होगी वो इसका आधा वैल्यू होगा, मतलब 6 वोल्ट है हमारा वो। ओके, 6 वोल्ट वैल्यू आ रही है हमारी अधिकतम आउटपुट वोल्टेज की, वीएम की। ओके, उसके बाद हमने क्या किया कि आई नॉट जो निकाला है वो वी एम बाई आर एल के इक्वल हो गया, ठीक है। जो वी आउटपुट है अपॉन जो लोड रेजिस्टेंस है, तो उससे हमारी जो करंट आई आउटपुट करंट वो 0.06 एम्पियर आई। एक तो आउटपुट करंट हमने इस आउटपुट वोल्टेज से निकाली, और एक हमें ये कलेक्टर करंट दी हुई है। अब इनकी मदद से हम एफिशिएंसी को निकालेंगे। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताया गया है कि हाफ वी एम आई एम अपॉन वी सी सी आई सी इंटू 100। तो यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया कि हाफ वी एम, हाफ अलग से लगाया है, और आई एम ये लगा दिया 0.06 अपॉन वी सी सी, जो कि हमारा क्या है, ये 12 वोल्ट जो हमारा इस डीसी सप्लाई वोल्टेज था, और आई सी मतलब कलेक्टर करंट। तो एक तो ऊपर प्रोडक्ट है इसका, मतलब ये दोनों आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का प्रोडक्ट उठाया है हमने, ठीक है। नीचे जो हमें गिवन था इनपुट का, और यहाँ पे हाफ और लगाया है इस फॉर्मूले में। हमने सॉल्व किया तो 20.8% हमारा एफिशिएंसी आई। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन की एफिशिएंसी 20.8% हमारी हो गई। ओके, तो ये जो हमें क्या दिया था, एक तो इनपुट ये तो एक बार में यूज़ करेंगे, ये जो 72 मिलीएम्पेयर और 12 है, इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे एफिशिएंसी के लिए। और ये जो 100 है और इसके संग 12 वोल्ट है, इस 12 वोल्ट का पहले वीएम निकालेंगे 6 वोल्ट, उस 6 वोल्ट और 100 का मदद से हम निकालेंगे करंट। फिर उस करंट को और इससे जो 6 वोल्ट निकला उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे और इसमें हाफ और मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है 54, द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन AV ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर की अगर बात करी जाए तो वोल्टेज गेन की वैल्यू हमारे क्या होगा, तो ये हमेशा याद रखना है कि हमारा ये जो नेगेटिव है ये अपोजिट काम करता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा, और नेगेटिव फीडबैक है तो ये पॉजिटिव होगा। तो A/1 - बीटा A, और ये हमारा AV गेन की बात कर रहा है। ओके, ये किसके इक्वल है, ये हमारा गेन के इक्वल है, AV के इक्वल। तो ये 1 - बीटा इंटू A के इक्वल हो गया। ये लगभग हमने सॉल्व करके निकाला है। अगर हमारा क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, तो यही हमारा क्या होता है, A/1 प्लस बीटा A के इक्वल होता है अगर नेगेटिव फीडबैक होता तो। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं 57 पे कि इन अ फीडबैक सिस्टम आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ। आउटपुट हमारा किसका फंक्शन है फीडबैक सिस्टम में, आउटपुट एक तो हमारा इनपुट सिग्नल जो है उसका तो है ही, उसके संग फीडबैक सिग्नल का भी फंक्शन है। जो फीडबैक जा रहा है इनपुट में उसके वजह से ये प्राइमरी फीडबैक है, ठीक है, और ये इनपुट है। तो इसके बाहर ही तो हमारा कुछ निकल रहा है, मतलब ये यहाँ दोनों ऐड होके फिर यहाँ हमें निकल रहे हैं, फिर इससे हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो सर्किल है, मतलब यहाँ एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है हमारा, तो ये सिग्नल का भी और ये जो रेफरेंस आ रहा है दोनों का, तो इस वजह से हमारा आउटपुट दोनों का ही हमारा फंक्शन है, इनपुट और फीडबैक का। उसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक यूज्ड इन एम्पलीफायर रिजल्ट इन। नेगेटिव फीडबैक हमारा क्या वो करता है, नेगेटिव फीडबैक लेस गेन करता है और मोर बैंडविड्थ करता है। ओके, ये बार बार वही क्वेश्चन जो पीछे हम डिटेल में देख चुके हैं, अच्छी बात है, बार बार आ रहा है तो उतना ही अच्छे से रिवीजन हो रहा है। और जैसे मैंने कहा नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन जो होता है तो 1A/1 प्लस A इंटू B होता है। ओके, फिर ये क्वेश्चन छूट गया हमारा 58। ओके, 58, द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 10 विदाउट फीडबैक। तो विदाउट फीडबैक जो गेन है वो हमारा 10 है। इफ द सर्किट इज टू ऑसिलेट द वैल्यू ऑफ फीडबैक फ्रैक्शन बीटा शुड बी। अगर सर्किट हमें क्या कराना है कि सर्किट को ऑसिलेट कराना है तो बीटा की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि AC जो हमारा A0/1 प्लस A0 इंटू बीटा है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक की बात करें, यहाँ से अगर A0 हम निकालें इस फॉर्मूले से तो A0 इज हमारा, ये A0 है ओपन लूप गेन और ये क्लोज लूप गेन। यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है, जो AC है वो हमारा जो उसको नॉर्मली गेन बोल देते हैं वो हमारा क्लोज्ड लूप गेन है, मतलब फीडबैक जब तक है तभी तक जो गेन मिल रहा है वो ये है। अगर फीडबैक है ही नहीं तो वो ओपन लूप जो गेन होगा हमारा, फीडबैक अगर नहीं है, ओपन लूप गेन जो हमारा है वो हमारा कौन सा है, AO है। ये जो AO इसी फॉर्मूले में होता है, जो हम A/1 इंटू बीटा लिखते हैं, तो ये सिंपली जो A हम लिखते हैं वही हमारा ओपन लूप गेन होता है। तो ओपन लूप गेन को इधर रख के इस फॉर्मूले को हमने बनाया, तो ये क्लोज लूप गेन -1 बीटा। ओके, और यहाँ से अगर देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू बी जो है वो हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इससे हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कि A तो हमें दिया है 10 और बीटा हमें निकालना है, और ये किसके इक्वल है, इनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। ओके, तो ये हमें क्या दे देगा, बीटा इक्वल टू 0.1। तो ये चीज़ है कि बीटा हमारा 1/10 हो जाएगा। तो ये जो गेन दिया एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक, तो इससे हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा हमेशा जो गेन विदाउट फीडबैक है उसका
रेसिप्रोकल होता है, मतलब ये 10 है तो 1/10 हो जाएगा, बस सीधे से आ गया। ठीक है, अगर कभी भी बीटा निकालना है शॉर्ट में डायरेक्ट, तो जो आपका दिया हुआ है विदाउट फीडबैक वाला गेन उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो आपका बीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इधर देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, ठीक है, क्या करता है, रिड्यूसेस गेन। देखो कितनी बार यही क्वेश्चन आ रहा है कि वो गेन के रिगार्डिंग पूछ रहा है, बैंडविड्थ को बढ़ाता है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, नॉइज़ को भी कम करता है, डिस्टॉर्शन नॉइज़ को कम करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इन अ सिस्टम क्या करता है, इंक्रीजेस द सिस्टम एरर, नहीं, इंक्रीजेस द गेन इन द ऑफ द सिस्टम इन वन फ्रीक्वेंसी रेंज, तो मेक्स ओरिजिनली स्टेबल सिस्टम टू बिकम मोर अनस्टेबल। तो पॉजिटिव फीडबैक हमेशा क्या करता है, स्टेबिलिटी को कम करता है, ये याद रखेंगे। ओके, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक की, तो वो स्टेबिलिटी को हमारा कम करता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक से हमारा गेन तो बढ़ता है, अच्छी बात है, बट स्टेबिलिटी हमारी कम होती है। अपोजिट है जो नेगेटिव फीडबैक का होता है। उसके बाद यहाँ तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं 60, एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद नेगेटिव डैम्पिंग विल हैव 2 रूट्स। तो ये क्या कह रहा है, एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, ठीक है, जाई हमारा 1 से कम है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर का है, 2 पोल होंगे, मतलब विद नेगेटिव डैम्पिंग विल हैव द 2 रूट्स। तो नेगेटिव डैम्पिंग है, नेगेटिव डैम्पिंग है, उसके जो 2 रूट्स होंगे तो वो कहाँ होंगे, राइट साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन एज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की तरह होंगे। तो क्यों यहाँ पे ये क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। ओके, अभी जो कंट्रोल सिस्टम में हम यूज़ करते हैं CS/RS अपनी जो इक्वेशन यूज़ करते हैं, ये जो नीचे वाला होता है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, इसको 0 के इक्वल रखा। फिर हमने क्या किया है कि 2 ओमेगा NS, और इस ओमेगा n स्क्वायर को हमने फिर से ये मतलब इसमें ये जाई स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर और जाई स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, एक प्लस किया है, एक माइनस किया है खुद से। इससे क्या बना, एक तो s प्लस जाई n ओमेगा n का होल स्क्वायर बन गया, फिर माइनस जाई 2 ओमेगा n स्क्वायर बन गया, प्लस ओमेगा n स्क्वायर, ये जो चल रहा था ये तो चल ही रहा है। यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो s हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये जो वैल्यू आई जाई ओमेगा n प्लस जे ओमेगा n इंटू रूट 1 माइनस जाई स्क्वायर, इसकी मदद से फिर हमने देखा ये जो वैल्यू आई और ये इसकी इक्वल है। तो यहाँ से हमने देखा है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमारे जो दोनों पोल हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए। मतलब हमने ये वैल्यू जो है इसको सॉल्व किया है, जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करके एस की वैल्यू निकालनी है। तो पोल्स कैसे होते हैं, एस इजकल टू ही तो होते हैं पोल, एस इजकल टू जो भी आएगा। ये पोल कैसे आ रहे हैं, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये इसमें जे आ रहा है, ये माइनस है, इसकी वजह से दोनों राइट साइड में होंगे और हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे पोल। और नेगेटिव डैम्पिंग का मतलब आप ये भी लगा सकते हो कि नेगेटिव फीडबैक। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, द नेगेटिव फीडबैक इंप्रूव्स ऑल द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ एन एम्पलीफायर एक्सेप्ट इट। नेगेटिव फीडबैक सबको सही कर देता है, क्या नहीं करता है वो हमें बताना है। तो हमारा जो गेन है वो भी मिड बैंड गेन, तो उसको बढ़िया नहीं करता, बैंडविड्थ को बढ़ा देता है, इनपुट इम्पीडेंस को बढ़ा देता है, नॉइज फिगर को कम कर देता है ना, बाकी सारी चीज़ें सही कर देता है, लेकिन गेन को घटा देता है। तो गेन वाला एक ही ऑप्शन है जो कि मिड बैंड गेन है, तो गेन को वो घटा देगा, तो मिड बैंड गेन हमारा सही नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं कि इन अ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, कैसा एम्पलीफायर, वोल्टेज सीरीज है, फीडबैक एम्पलीफायर है। इफ Ri इज द इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक देन इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। तो अच्छा क्वेश्चन है कि केवल Ri जो है, ये जो Ri है, Ri अलग अलग जगह यूज हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है विदाउट फीडबैक है, तो विद फीडबैक वो RIF कर दिया। ठीक है, RIF किसके इक्वल होगा, तो वो Ri के तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि दोनों फीडबैक और विदाउट फीडबैक वाले एक जैसे तो हो नहीं सकते। फिर RIF इज Ri इंटू 1 माइनस A इंटू V बीटा, ऐसा भी नहीं है। ओके, अब क्या होता है, नॉर्मली जो बात कर रहे हैं हम नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में हम नेगेटिव, तो ये जो साइन है 1 प्लस यहाँ पे आना जरूरी है, ये इस वजह से गलत हो गया। और ये Ri अपॉन तो है नहीं, तो RIF किसके इक्वल है, Ri इंटू 1 प्लस A V बीटा, A V मतलब केवल A सबस्क्रिप्ट V है, तो ये A इंटू बीटा है नॉर्मली ये चीज़, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये 1 प्लस A V इंटू बीटा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस विद फीडबैक ये वाला, और ये विदाउट फीडबैक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इस पे, फॉर द वोल्टेज सीरीज फीडबैक, ठीक है, वही वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर ही है। शोन इन द गिवन फिगर बिलो विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें दिया गया है। ये फीडबैक के लिए एलिमेंट लगाया है हमने, ये हमारा नॉर्मल ओपन लूप गेन है, जब लूप कोई नहीं है तो जो गेन है वो ये है, इनपुट इम्पिडेंस इंक्रीज करता है और आउटपुट इम्पिडेंस डिक्रीज करता है। वही स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट होते हुए आ रहा है
कि इनपुट इम्पिडेंस हमारा इंक्रीज करेगा और आउटपुट इम्पिडेंस हमारा डिक्रीज करेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे कि नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो वो ये डिस्टॉर्शन और बैंडविड्थ के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। देखो बैंडविड्थ तो वो बढ़ाता नहीं है, तो ये तो डी तो होगा नहीं। उसके बाद SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो आउटपुट पे बढ़ाएगा या इनपुट पे बढ़ाएगा, तो हमारा आउटपुट पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही है। और डिस्टॉर्शन को तो कम करता ही है, तो ये तो ठीक है ही। तो यहाँ पे हमारा सी भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है कि इम्प्रूव किसको इम्प्रूव करता है, हमारा इसको SNR को आउटपुट पे, SNR को आउटपुट पे सही करता है, ठीक है। अगर नेगेटिव फीडबैक हम करते हैं तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बात करते हैं, नॉइज अगर इधर से भेज रहे हैं पर वो आगे नॉइज जा नहीं रही है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारा बेटर हो जाता है, अच्छा हो जाता है आउटपुट साइड में। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोर्ड प्लॉट दिया है, इसमें डैम्पिंग रेशियो डायरेक्ट पूछा, तो ये बोर्ड प्लॉट दे के पूछा, तो इन्होंने तो 0.179 डायरेक्ट आंसर दे दिया है, बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है यहाँ पे। ये क्वेश्चन वैसे भी पर्टिकुलर हमारा कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 68 को कि फीडबैक फैक्टर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर इज। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर का फीडबैक फैक्टर अगर पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे याद रहना चाहिए कि जो बीटा है वो 1/3 है, किसका, व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर का, ओके। तो यहाँ फीडबैक फैक्टर हम बीटा को कहेंगे तो 1/3 है और हमारे फ्रीक्वेंसी क्या है, FR 1/2πRC, ये RC है, ओके। तो 1/3 बस इतना याद रखना, 1/3। उसके बाद पहले देखते हैं द बेसिक हार्टले ऑसिलेटर यूजेस, तो ये हार्टले की बात कर रहा है, 66। पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हार्टले ऑसिलेटर की बात हो रही है, हार्टले ऑसिलेटर। तो हार्टले ऑसिलेटर हमारा बेसिक किसको यूज़ करता है, एक तो सेंटर टैप इंडक्टर को और उसके संग एक कैपेसिटर को, मतलब हमारा L और C दोनों को यूज़ करता है हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है। 2 कैपेसिटर्स नहीं, टिकलर कॉयल नहीं, हमारा 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर, 2 नहीं, एक ही इंडक्टर और एक ही कैपेसिटर, और इंडक्टर भी हमारा सेंटर टैप टाइप का। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है हार्टले ऑसिलेटर की वो 1/2π√L/C है। और व्हीन ब्रिज की क्या है, ये तो हार्टले की है, यहाँ पे रूट आ गया है, ये याद रखेंगे, ठीक है, रूट आ गया है। और जो हमारा नीचे इसकी थी व्हीन ब्रिज की, व्हीन ब्रिज में क्या होता है, रूट नहीं होता, 1/2πRC होता है केवल। तो अलग अलग तरीके की हमारी फ्रीक्वेंसी है अलग अलग ऑसिलेटर्स की। ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर वो डिवाइस है जिसमें कि पॉजिटिव फीडबैक होता है, और एम्पलीफायर क्या होता है जिसमें नेगेटिव फीडबैक होता है। तो ऑसिलेटर रिक्वायर्स, ऑसिलेटर क्या रिक्वायर करता है, पॉजिटिव फीडबैक। देखो वही वाली बात आ भी गई यहाँ पे, पॉजिटिव फीडबैक होगा तो ये जो हमारा गेन होगा ये A/1 - A × बीटा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले 72 देख लेते हैं कि स्टैगर ट्यूनिंग, एक टाइप की ट्यूनिंग है जिसका नाम दिया है स्टैगर ट्यूनिंग इन ट्यून्ड एम्पलीफायर्स इज अचीव्ड बाय यूजिंग। तो कुल मिला के कह रहा है कि स्टैगर ट्यूनिंग को हम कैसे अचीव करते हैं, ट्यून सर्किट्स अचीव बाय यूजिंग ट्यून सर्किट विच आर ट्यून टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। मतलब कुल मिला के अगर एक लाइन में बात करें तो स्टैगर मीन्स स्टैगर का रिलेशन है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से, ओके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ट्यून हम करें, ट्यून सर्किट यूज़ करें जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्टैगर्ड ट्यूनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 70 पे, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स डैश क्या करता है, तो इम्प्रूव वाली उसमें पूछा गया है कि इम्प्रूव करता है या डज नॉट इफेक्ट। तो इम्प्रूव द SNR द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट की तरफ हमारे नेगेटिव फीडबैक, वो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप ये बॉक्स है, ठीक है, एम्पलीफायर का, उसके इधर आप सिग्नल भेज रहे हो, यहाँ तो नॉइज है पर वो नॉइज उसके यहाँ आप पार में नहीं मिल रही, मतलब नॉइज सिग्नल टू नॉइज रेशियो इंप्रूव हो गया आउटपुट साइड में। तो यही चीज़ है कि SNR को आउटपुट साइड में इंप्रूव कर देता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद ये ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के कुछ MCQs जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द ट्यून एम्पलीफायर्स इज यूज्ड इन, ठीक है, बेसिक बताया जा रहा है कि ट्यून एम्पलीफायर्स को हम RF रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो RF, मतलब RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी ही होता है, तो RF फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में हम यूज़ करते हैं ट्यून एम्पलीफायर को, ठीक है। तो AF होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, फिर हमारा लो फ्रीक्वेंसी हो गया और ऑप्टिकल, इस तरीके से। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में हम ट्यून एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट वाला हमने ये देख ही लिया है स्टैगर ट्यूनिंग, जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्यून करते हैं। उसके बाद है इफ अ वेक्टर इम्पिडेंस मीटर वर्किंग इन अ कांस्टेंट करंट मोड, एक वेक्टर इम्पिडेंस मीटर है जो कि वर्क कर रहा है कांस्टेंट करंट मोड पे। द अननोन इम्पिडेंस, तो अननोन इम्पिडेंस क्या होगा हमारा, इज एडेड ऑन द इनपुट ऑफ AC डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जो अननोन इम्पिडेंस है वो AC डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट पे ऐड किया जाता है।
यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अननोन इम्पिडेंस इज एडेड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? एसी साइड पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, वो भी इनपुट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे आउटपुट है ये गलत हो गया, ये डीसी है ये गलत हो गया, डीसी डीसी, तो एसी और इनपुट, इनपुट और एसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इनपुट साइड में। उसके बाद 74 की बात करते हैं कि अ डीसी वोल्टेज वी इज अप्लाइड टू सीरीज आरएल सर्किट। एक डीसी वोल्टेज वी है जिसको सीरीज आरएल सर्किट में हमने अप्लाई किया है। द स्टेडी स्टेट करंट इज, तो करंट हमसे पूछी जा रही है। अब ये डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है तो यहाँ पे एल का उतना कोई काम ही नहीं होगा, ओके। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा V बाई आर, मतलब वो एक तो स्टेडी स्टेट करंट पूछ रहा है तो वहाँ पे स्टेडी स्टेट पे ISS बोले, पहुँचते पहुँचते एल का हमारा कोई भी काम नहीं बचेगा, तो हमारा सीधे से V और फिर जो रजिस्टेंस है R। तो ये बात, एक तो डीसी वोल्टेज है और स्टेडी स्टेट पे पूछ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द सोर्स इन द सर्किट सोन इन इज अ साइनसोइडल सोर्स, ठीक है। यहाँ पे AC सोर्स है हमारा, ओके। द सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस वेरियस एलिमेंट्स आर मार्क्ड इन द फिगर। ये सप्लाई वोल्टेज दी हुई है, इस पे 3 वोल्ट, इस पे 14 वोल्ट, इस पे 10 वोल्ट। द इनपुट वोल्टेजेस, इनपुट वोल्टेज हमको बताना है। इनपुट वोल्टेज वही वोल्टेज की जो टोटल वोल्टेज है जो इन तीनों में डिवाइड होगा, वही वोल्टेज हमें बताना है जो इन तीनों में डिवाइड होगा। तो VT जो है वो रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर हमें होल स्क्वायर बताना है। तो 3 स्क्वायर प्लस 14 माइनस 10 मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये 25 और 5 वोल्ट आ गया। तो डायरेक्ट यहाँ से हम 5 वोल्ट निकाल सकते हैं। मतलब इसको देख के तुरंत करना है कि भाई 3 का स्क्वायर प्लस आपका 14 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर उसका पूरे का रूट। इस तरीके से डायरेक्ट हमारा तुरंत आंसर आ सकता है। ये तो इस क्वेश्चन में हुआ। नेक्स्ट देख रहे हैं 76। इफ द सर्किट in the circuit shown the switch closes at t is equal to 0, the voltage across 4 microfarad, तो ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेरेड, इज कैपेसिटर इन आइडियल कंडीशन चेंजेस टू, तो ये आइडियल कंडीशन में चेंज होगा। तो शुरू में बोल रहे हैं कि 24 वोल्ट पे चार्ज है 4 माइक्रोफेरेड वाला, और स्विच हम क्लोज कर रहे हैं t is equal to 0 पे। अब ये जो चार्ज है तो ये इसको चार्ज करेगा, इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, मतलब ये वाला कैपेसिटर इसको चार्ज कर देगा। जैसे स्विच क्लोज होगा दोनों कनेक्शन में आ जाएंगे और दोनों हमारे पैरेलल कनेक्शन में है। तो ये हमें बताना है ये 4 माइक्रोफेरेड 24 वोल्ट पे हो रहा है, ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये कितने पे होगा। तो हमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये जो 24 वोल्ट है, अब शुरू में ये वोल्टेज था, अगर स्विच क्लोज भी हो गया तो बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है, तो पूरे सर्किट में अब जो वोल्टेज रहेगा वो 24 वोल्ट ही रहेगा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, कैपेसिटर में अगर हम करंट डिवीजन रूल लगाते हैं तो वो हमारे जो रजिस्टर में वोल्टेज डिवीजन रूल होता है उसकी तरह लगता है। जैसे कि अगर हमें 4 माइक्रोफेरेड में करंट निकालनी है तो हमारा क्या है कि टोटल करंट, ठीक है, मान लो कि I है और इसमें 4 माइक्रोफेरेड ही मल्टीप्लाई होगा अपॉन 4 + 2 माइक्रोफेरेड। बट कैपेसिटर उल्टा काम करता है वोल्टेज के उसमें और करंट के उसमें भी। तो जैसे वोल्टेज हम निकालें कैपेसिटर का, जगह रजिस्टेंस में निकालें, मान लो ये रजिस्टेंस होते तो मैं वोल्टेज निकालना होता इस 2 ओम में, मान लो इस 2 ओम में मैं वोल्टेज निकालना होता, तो वो वोल्टेज कैसा होता है, टोटल वोल्टेज 24 वोल्ट इंटू फिर यही 2 ओम वाला रजिस्टेंस और अपन 2 + 4 6 ओम ये। बट कैपेसिटर इसका अपोजिट काम करता है। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही समझने की, अगर आप कैपेसिटर निकालोगे 2 माइक्रोफेरेड में तो टोटल आप लिखोगे 24 इंटू फिर अपोजिट वाला आप लिखोगे 4 माइक्रोफेरेड ऊपर, और नीचे तो 6 माइक्रोफेरेड। तो ये कट गया और ये 6 × 24 तो आपका 16 वोल्ट आ गया इसमें 2 माइक्रोफेरेड में। देखो यही चीज़ करिए 16 वोल्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक से चीज़ें, मतलब कैपेसिटर में जो डिवीजन रूल लगते हैं वो हमारे रजिस्टर के अपोजिट तरीके से लगते हैं, ओके। तो ये चीज़ ज़रूरी समझनी। जैसे कि अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं तो अगर हम ये वोल्टेज हम 2 ओम में निकालते तो ऊपर 2 ओम ही रहता, पर करंट निकालते अगर 2 ओम में वो अपोजिट हो जाती। ऐसी कैपेसिटर में अगर वोल्टेज निकालते हैं 2 ओम में तो ऊपर फिर हम 4 माइक्रोफेरेड लिखेंगे, यही चीज़ करिए, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज ऊपर 4 माइक्रोफेरेड नीचे दोनों का सम, और ये हमें बात कर रहे हैं अगर 2 माइक्रोफेरेड पे हम निकाल लें वोल्टेज तो वो हमारा 16 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है कि द इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट। तो सीरीज RLC सर्किट का इम्पिडेंस बताना है। तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है √r² + XL - XC का होल स्क्वायर। ऊपर भी हम एक क्वेश्चन में ये चीज़ देख चुके हैं। ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया सीरीज RLC सर्किट का टोटल इम्पिडेंस की अगर बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात आ रहा है कि द Q ऑफ अ सीरीज RLC सिर्फ RLC ट्यून्ड होगा, ट्यून सर्किट विद सोर्स वोल्टेज V इन द फिगर इज 100 एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 kHz। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमको दी है, Q पे हमने ट्यून किया गया, वोल्टेज हमारा 100 है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 100 kHz है, तो VL अक्रॉस इंडक्टर रेजोनेंस
तो रेजोनेंस पे हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है VL वो हमको बताना है कि क्या होगा। ये हमारा 100 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी हमारी 100 किलोहर्ट्ज़ है। तो देखो XL इक्वल टू XC होगा अगर रेजोनेंट कंडीशन है तो, ओके XL इक्वल टू XC होगा, तो ओमेगा L क्या होगा, ओमेगा C के इक्वल होगा। FR जो हमारा है 100 किलोहर्ट्ज़ है, तो हमारा जो Q होगा, Q फैक्टर, तो वो हमारा Q इंटू V के इक्वल ही होगा। मतलब क्या है कि जो VL होगा इस पे वोल्टेज होगा, तो वो जो वोल्टेज 100 वोल्ट पूरा है वही हमारा होगा, ओके। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 100 उस पर जा रहा है तो इस पर भी सब पे वही जाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में है। L और C हमारा एक्चुअली में पार्ट नहीं ले रहा है सर्किट में। तो जो हमारा VL की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ VL, तो वो Q इंटू V है। V हमको दिया 100 और Q यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि ये रेजोनेंस में है, ओके रेजोनेंस में है। तो जो वोल्टेज हमारा था वही सेम वोल्टेज हमारा L पे आ जाएगा। उसके बाद आता है 79 कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए क्लास बी आउटपुट स्टेज एज सोन इन फिगर बिलो। ठीक, क्लास बी एम्पलीफायर बनाना है टू डिलीवर एन एवरेज आउटपुट ऑफ 12.5 वोल्ट टू अ लोड ऑफ 4 ओम। एक 4 ओम के लोड में 12.5 वोल्ट का हमें पावर सप्लाई करना है। द पावर सप्लाइड इज सिलेक्टेड टू VCC इज 5 वोल्ट इज सिलेक्टेड सो दैट VCC इज 5 वोल्ट ग्रेटर देन द पीक आउटपुट वोल्टेज। पावर सप्लाई हमने ऐसे भी मान लो कुछ VN है, तो VCC हमारा VN प्लस 5 वोल्ट होगा। उस पीक आउटपुट वोल्टेज से 5 वोल्ट ज़्यादा रहना चाहिए VCC। डिटरमाइन द पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट। तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ से हमने शुरू किया कि वोल्टेज पावर जो है 12.5 वोल्ट किसके इक्वल है, V² R के इक्वल। तो एक तो V² R को हमने 12.5 वोल्ट बना लिया। इससे क्या निकला, V² क्या निकला हमारा 12.5 इंटू R हमें दिया है 4 ओम, तो 50 निकल आया। तो V का स्क्वायर जो है वो 50 वोल्ट निकल आया, पहली चीज़। उसके बाद हमने यहाँ पे VCC लगाया, जो मैंने वहाँ पे बोला भी था कि VCC जो V पीक है उससे ज़्यादा होगा 5 वोल्ट, ओके। VCC V पीक से हमारा 5 वोल्ट ज़्यादा होगा। तो वो हमारा V पीक क्या दिया है हमें, ये 12.5 दिया, ये 5 वोल्ट ज़्यादा दिया, 4 ओम दिया है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने 10 कैसे लिखा है V पीक, ये देखो इन्होंने यहाँ से लिखा होगा। अगर इसमें से मैं V निकालूँ तो ये आएगा 5√2, और V पीक निकालने की कोशिश करूँ, ये मान लो RMS वोल्टेज है, तो V RMS बाई √2, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और V पीक अगर निकालेंगे पीक टू पीक तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो इस वजह से शायद ये 10 हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, बट एक क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है 10, तो ये 10 वोल्ट हमने लिया, ओके। 10 प्लस मतलब 15 वोल्ट लिया। VCC की वैल्यू 5 वोल्ट ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो वो 15 वोल्ट आ गई। I² RMS अगर मैं निकालूँ तो ये जो 12.5 वॉट पावर है और ये R है, मतलब कुल मिला के वही वाली बात है कि ये जो V² था ये RMS वैल्यू थी, ओके, ये RMS वैल्यू ही थी। और इसी तरीके से पावर का 2 फार्मूला होता है कि V² RMS अपॉन R और P इक्वल टू I² RMS और इंटू R। तो ये मल्टीप्लाई R है, इधर चलाएगा नीचे, तो ये हमारा ये दे देगा। और आई पीक अगर निकालेंगे IP का स्क्वायर, तो इसमें ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, तो ये हमारा 2.5 एम्पियर दे देगा पीक करंट, ठीक है। तो 2 वैल्यू आई, एक तो ये 2.5 एम्पियर आई, एक VCC ये √50 आई, V RMS स्क्वायर यहाँ से, और VCC हमारा 15 वोल्ट है ही, और ये V² जो है ये हमारा यहाँ से 50 का रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो रूट कर देंगे ये। तो 50 एक ये वैल्यू आई, एक ये 15 वोल्ट आई, एक ये 2.5 एम्पियर आई। ये तो जो बेसिक पावर और करंट के फार्मूले, वोल्टेज के फार्मूले होते हैं, उन्हीं को यूज़ किया है। अब हमने IDC निकाला कि DC करंट, तो IDC का फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो IDC इज हमारा I पीक या IM या I मैक्स जो होता है इंटू 2/π या 2IM/π जो फार्मूला होता है IDC का, वो हमने यूज़ किया है। क्या है 2IM/π, ये यूज़ किया है। तो इससे सॉल्व होके ये हमारा IDC निकला। अब PDC निकालेंगे पावर DC में, तो वो VCC इंटू IDC है। VCC हमने अलग से निकाला है 15 वोल्ट, तो 15 इंटू ये 2IM/π ये सब लगा दिया। ये सॉल्व करेंगे तो ये एक तो हमारा पावर AC पावर होगी जो हमको दी थी, और हमने इतनी मेहनत क्या करी है, किसके लिए करी है, DC पावर निकालने के लिए करी है। DC पावर निकली, इससे इसको डिवाइड करके तो 52% एफिशिएंसी आ गई। तो एफिशिएंसी सीधे से हमारा PAC अपॉन PDC है, ओके। ये एफिशिएंसी है, उसके लिए PDC निकालना था, PDC के लिए IDC निकालना था और VCC निकालना था। तो IDC तो हम डायरेक्ट बस अपने पावर से निकाल लेंगे। ये पावर दिया 12.5 वोल्ट, ये रजिस्टेंस दिया 4 ओम,
उससे निकाल लिया हमने, और उसको फिर ये IP निकला, उससे IDC 2Im/π से बना लिया। और जो VCC है वो 5 वोल्ट ज़्यादा रहेगा, किससे? V पीक से। V पीक यहाँ से निकाला हमारा 10 वोल्ट, तो 10 + 5 15 वोल्ट। इस तरीके से हमारा सॉल्व होकर ये 52% आ गया। ओके, इस तरह का क्वेश्चन पहली बात तो आएगा नहीं, बट ठीक है कर लिया। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि बैंडविड्थ की बात हो रही है, तो कंसिडर सिंगल स्टेज ट्यून एम्पलीफायर सर्किट हैविंग 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 100 kHz, डिटरमाइन द बैंडविड्थ इफ 2 सच सिंगल स्टेज ट्यून एम्पलीफायर आर कैस्केडेड। मतलब सिंगल स्टेज की बैंडविड्थ हमें दी गई है कि ये है कि बैंडविड्थ ऑफ 100 kHz है, 3 dB बैंडविड्थ। अगर 2 ऐसे एम्पलीफायर को हम जोड़ देते हैं, कैस्केड कर देते हैं, तो टोटल बैंडविड्थ क्या होगी हमारी? यहाँ पे फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बैंडविड्थ ऑफ n, मतलब टोटल अगर बात करें तो बैंडविड्थ जो एक की है रूट और 2 की पावर 1/n - 1, और n आप जितने भी उनको कैस्केड कर रहे हो वो, जैसे यहाँ पे 2 कर रहे हैं तो 2, तो यहाँ पे 2 रखा, तो 100 बैंडविड्थ हमें दी हुई है। और यहाँ पे किलोहर्ट्ज़ हम नहीं लगा रहे क्योंकि आंसर में सीधे किलोहर्ट्ज़ हम फिर से लगा देंगे, तो 2 की पावर 1/2 - 1 ये दे दिया 0.414 रूट का। इसको सॉल्व करके 64.34 किलोहर्ट्ज़ आ गया बैंडविड्थ हमारा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि अगर ओवरऑल बैंडविड्थ हमसे पूछी और एक की बैंडविड्थ दी है और हमें बता दिया है कि कितने 2 को 3 को 4 को हम कैस्केड कर रहे हैं, तो रूट 2 की पावर 1/n - 1 इसमें हम लगा देंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो 81 में क्या कहा जा रहा है कि स्टेप वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का स्टेप वोल्टेज हमने अप्लाई किया है टू द सर्किट एट t = 0। द करंट थ्रू द रजिस्टर R जस्ट आफ्टर t = 0 एंड द एट स्टेडी स्टेट R। मतलब करंट दो जगह पूछ रहा है, एक तो जस्ट आफ्टर t = 0, जैसे ही ये स्विच हमारा क्लोज होगा, मतलब जैसे ही हमने t = 0 इंस्टेंट पे जो ये लगाया स्टेप 1 वोल्ट का। ओके, तो एक तो तब हमने, मतलब यहाँ पे कोई स्विच नहीं है बट पहले कोई भी वोल्टेज नहीं था, फिर एकदम से वोल्टेज इसमें दिया है 1 वोल्ट का स्टेप वोल्टेज। एक तो तब जो करंट होगी, और दूसरी करंट कब? जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। तो ये 5 ओम का जो रजिस्टर है थ्रू द रजिस्टर R, सॉरी ये 10 ओम वाला रजिस्टर है, इस पर हमें बताना है। तो यहाँ पे जो I निकालेंगे तो 1/, हम सीधे इसी में लूप घुमा देंगे, तो इसमें हम करंट, ये वोल्टेज है, ये रजिस्टर है, इसमें करंट निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई वोल्टेज तो है नहीं इस पूरे ब्रांच में, तो इस इधर से कोई भी करंट नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं इस ब्रांच की बात करूँ तो इसमें केवल एक ही करंट है, जो ये वाली करंट है, सेम करंट ही है, वो कोई करंट यहाँ पे नहीं आएगी अलग से। तो 1/10 + 5 + 5 मतलब 1/20, तो इस पूरे उसमें 50 एम्पियर की हमारी करंट फ्लो कर रही है। ये 50 एम्पियर की करंट कब है? जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है। ओके, स्टेडी स्टेट अचीव हुआ तब, मतलब करंट पहले इसमें गई, पूरे लूप में घूमना चालू कर दी। अगर केवल हम इसमें निकाले करंट, इस 10 ओम वाले में, तो एट क्या बोल रहा है कि एट t = 0 या t = 0 बोल रहा है कि जस्ट जब हमने स्टेप को अप्लाई किया है, जस्ट जब स्टेप को अप्लाई किया तो पहले केवल और केवल इसमें करंट फ्लो होगी। तो जब तक इतने में ही जा पाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी, तो हमारा करंट क्या होगी? वोल्टेज अपॉन 1/10, 1/10 इसने क्या बना दिया? 100 मिली एम्पेयर। तो जस्ट आफ्टर तो 100 मिली एम्पेयर होगी, और स्टेडी स्टेट में हमारा 50 मिली एम्पेयर होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जब आपका जस्ट आफ्टर आपसे पूछे तो केवल इस रेजिस्टेंस को लें, और स्टेडी स्टेट में इन तीनों रेजिस्टेंस को लें और सॉल्व कर लें। ये चीज़ हो गई। उसके बाद 82 पे आते हैं कि कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड इनिशियली चार्ज टू 10 वोल्ट। एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड का, ये जो कि शुरू में 10 वोल्ट पे चार्ज है, कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर ऑफ 1.1, ये हमारा 0.1 माइक्रो हेनरी का है। और मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज, तो मैक्सिमम करंट सर्किट में कितनी फ्लो करेगी वो हमको बतानी है। तो देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसमें यहाँ पे इन्होंने लूप लगाया। ठीक है, लूप लगाया तो करंट क्या होगा हमारा? वोल्टेज ये फिगर में दिया गया है कि V0/S, और नीचे क्या है? एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, दोनों का सम। ओके, दोनों का सम हो गया नीचे, तो ये हो गया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो LC(s²) + 1, यहाँ पे V0 हमने √c/L को अलग ले लिया, यहाँ से निकाल लिया c/L, इसको अलग ले लिया, यहाँ पे 1/√LC s²/1 + LC। ये क्या बन गया? एक तरीके का ω/s + ω²। अगर इसका इन्वर्स लें तो ये कुछ साइन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, साइन 1/√LC × t। अब ये एक साइन का टर्म है। अब इसकी एक खासियत क्या है कि साइन है, कॉस है, इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 + 1 ही हो सकती है, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 होगी, तो इस टर्म को नेगलेक्ट कर दो। तो जो I मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट, वो केवल V0 और √c/L। ये याद रखने वाली भी चीज़ है।
अगर एक केवल सर्किट में एल और सी दोनों एक साथ हैं तो उसमें जो मैक्सिमम करंट होगी वो किसके इक्वल होगी, आई मैक्स इज वी नॉट अपन रूट सी बाई एल के इक्वल होगी। अब यहाँ पे सी की वैल्यू लगा दो और एल की वैल्यू लगा दो, तो यहाँ से सॉल्व हो के आ गया 1 एम्पेयर। तो इस तरीके से 1 एम्पेयर आ गया। तो यहाँ पे केवल जो फॉर्मूला है ये वाला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा आई मैक्स जो है वो हमारा वी नॉट इक्वल टू रूट सी बाई एल, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मतलब यही वाला, ठीक है, आई मैक्स इक्वल टू वी नॉट रूट सी बाई एल। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे कभी भी अगर सर्किट में केवल या तो मतलब सी है और एल है एक साथ। फिर आता है कि नेक्स्ट, फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट हाफ पावर पॉइंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, फॉर सीरीज रेजोनेंट सर्किट एट द हाफ पावर पॉइंट, कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक है। तो हाफ पावर पॉइंट में सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमारा रिएक्टेंस के इक्वल होगा। मतलब कुल मिला के ये है कि हाफ पावर पॉइंट जो होंगे, हाफ पावर पॉइंट पे वहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा रिएक्टेंस के इक्वल है। रिएक्टेंस बोलो तो एक्सएल और एक्ससी किसी के इक्वल हो गया, रिएक्टेंस है जेड तो हमारा क्या हो गया, इम्पिडेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, रिएक्टेंस के इक्वल होगा। रिएक्टेंस को इन्होंने अगर एक्सएल और एक्ससी को अलग अलग मतलब दोनों को एक साथ अगर लिया है तो कुछ इस तरीके से शो किया कि मॉड ऑफ ओमेगा एल माइनस 1/ωc इजकल टू आर। तो ये कहाँ की बात हो रही है, जो मैंने ये चिन्हित किया है हाफ पावर पॉइंट, हाफ पावर पॉइंट पे हमारा ओमेगा एल माइनस 1/ωc आर के इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ऑसिलेटर्स हमारा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 84 में क्या कह रहा है कि भाई इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट ऑपरेटिंग बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सीरीज आरएलसी सर्किट है ऑपरेटिंग बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट, एक टूटे फूटे क्वेश्चन है। तो हमारा जो ये बताना है कि आई और एल में क्या लीड कर रहा है। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में ऑपरेटिंग बिलो द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं शो करूँ इससे, यहाँ पे ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इससे कम पे हमारा फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है। देखो ये काफ़ी अच्छा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 केसेस निकल आते हैं। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि हमारा जो ग्राफ बनता है आई और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो ये जो बीच में पॉइंट आता है जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का पॉइंट। यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी, तो यहाँ पे आई इक्वल टू वी बाई आर आ गया, मतलब करंट यहाँ पे आई मैक्सिमम हो जाती है। करंट मैक्सिमम किसी सर्किट में तब फ्लो होगी जब वो रेजोनेंस पे होगा या फिर उसमें केवल रेजिस्टेंस मौजूद है, एल या सी मौजूद ना हो। अब इसके 2 पार्ट आते हैं, देखो एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट तो ये है जो इसके इधर है, और वो यही वाला पार्ट है जो ये लोग कह रहे हैं लेस देन वाला, ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेस देन है, और एक पार्ट ज़्यादा वाला है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब आप फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो ये सर्किट आपका एज अ कैपेसिटर सर्किट काम करता है, मतलब इसमें रजिस्टर है और कैपेसिटर है, आई इक्वल टू वी बाई जेड सी की तरह काम करता है। अगर लेस देन वाले केस में आपसे पूछा जाए कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर इंक्लूडेड है तो यहाँ पे आई लीड करेगा और वी लैग करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे ये एज अ इंडक्टर की तरह काम करता है, मतलब इसमें कैपेसिटर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो रजिस्टर है और इंडक्टर है, तो आई इक्वल टू वी बाई जेड एल। अब आई इक्वल टू वी बाई जेड एल अगर आया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वी लीड करेगा और आई लैग करेगा, ठीक है, यहाँ एल सिग्निफिकेंट हो जाता है, यहाँ सी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये चीज़ें इस ग्राफ में ये याद रखेंगे, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बीच में है, इसके पहले वो कैपेसिटर की तरह काम करता है, इसके बाद इंडक्टर की तरह। अब इन्होंने बोला ऑपरेटिंग बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कि कैपेसिटर हमारा डोमिनेट कर रहा है और आई जो है वो लीड करेगा और वी एस जो वो सोर्स वोल्टेज है वो हमारा लैग करेगा। तो ये सही हो गया, ये गलत है, आई लैग्स वी सी ये गलत है, ठीक है, आई इज इन फेज ये भी गलत है, तो यहाँ पे लीड हो गया। तो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है कि एक तो ये क्या है कि अगर वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही ऑपरेट कर रहा हो तो हमारा क्या होगा, तो आई और वी एस दोनों फेज में होंगे, ठीक है, इन फेज होंगे, तीनों क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं, इन फेज होंगे। अगर हमारा मोर ऑपरेटिंग आफ्टर बोला जाए कि ऑपरेटिंग मोर देन या आफ्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो फिर एल डोमिनेट कर जाएगा, तो फिर आई हमारा लैग करेगा और वी हमारा लीड करेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम ऑसिलेटर्स के ऊपर क्वेश्चन।